चैप्टर 36। काश वह कम से कम मुझसे बात करता। जू हुई को ऐसा महसूस हुआ कि जिन वू यहाँ काफी ठंडे दिल का था और अब तक एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। अंत में जू हुई ने पहले चलना बंद कर दिया और कुछ कठिनाई के साथ चुप्पी को तोड़ा। वास्तव में मुझे लगता है कि आज मेरे लिए कुछ भी खाना असंभव होगा। इस बीच मैं इसे आपको वापस कर दूं। जू हुई ने जिन वू को एक जादुई क्रिस्टल सौंपा। यह कोई और नहीं बल्कि वही क्रिस्टल था जो उसने उसे भूमिगत मंदिर में सौंपा था। क्रिस्टल सौंपते समय जू हुई की उंगलियां कांप रही थीं। वह घटना अभी कुछ ही दिन पहले की है और आज उसे एक और दौर से गुजरना पड़ा। जू हुई एक ऐसी थी जो बहुत आसानी से डर जाती थी। वह आसानी से समझ सकती थी कि कुछ भी खाने में असमर्थ होने से उसका क्या मतलब है। लेकिन आज एकमात्र दिन नहीं है, तुम्हें पता है। अब इसे मुझे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जू हुई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं अगले सप्ताह घर वापस जा रही हूँ। उसने सुना था कि वह एक शिकारी का जीवन छोड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह शहर पूरी तरह से छोड़ रही थी। जिन वू ने एक दुखद अभिव्यक्ति बनाई। क्या इसकी वजह उस समय की घटना है? ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि शायद उसे उस दिन की घटनाएं याद आ गई। जू हुई का रंग काला पड़ गया। जिन वू ने तुरंत अपनी बातचीत का विषय बदल दिया। वास्तव में आपका पारिवारिक घर कहाँ है? ये बुसान में है। असल में मिस्टर जिन वू। अचानक जू हुई की अभिव्यक्ति काफी गंभीर हो गई। यह महसूस करते हुए कि उसका मूड उदास हो गया है, जिन वू ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान मिटा दी और साथ ही गंभीर अभिव्यक्ति भी बनाई। जू हुई ने धीरे धीरे सावधानी से जिन वू के चेहरे पर हाथ फिराए। उस समय जब हर कोई निराशा से कांप रहा था, केवल जिन वू की आंखें दृढ़ संकल्प से जल उठी। जू हुई उसके सबसे करीब थी, इसलिए उसे वो आंखें देखने को मिली। यह ऐसा था जैसे वे दुनिया के बाकी हिस्सों को चिल्ला रहे थे ताकि वे जीवित रहने की उसकी इच्छा सुन सकें। और उन आंखों में कैद आशा के धुंधले निशान न केवल उसे बल्कि कई अन्य लोगों को भी उस जगह से कई बार बचाने में कामयाब रहे। उसने वहां जो किया उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। जब उसे उस दिन की घटनाएं याद आई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हंटर का जीवन छोड़ने पर उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि शुरुआत में यह उसके व्यक्तित्व के अनुकूल भी नहीं था। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि जिन वू से दोबारा मिलना मुश्किल होगा, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन वास्तव में बुरा महसूस कर रही थी। अगर मैं उससे एक दूसरे से दोबारा मिलने के बारे में पूछूं तो क्या वह मुझे अजीब इंसान समझेगा? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे मामलों पर पछतावा करने से अंततः उसे पीड़ा ही होगी। अंत में जू हुई ने बस एक निराशाजनक मुस्कान बनाए और हल्के से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी दिन बुसान आए तो कृपया मुझे फोन करें। सुनने में तो अच्छा लगता है। जब जिन वू ने मुस्कुराया तो जू हुई ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। और इसलिए जू हुई को वे शब्द कहने को नहीं मिले जो वह वास्तव में कहना चाहती थी। उसने बस एक छोटा सा अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ी। घर वापसी का रास्ता उससे पहले कभी इतना लंबा नहीं लगा था। जू हुई को घर भेजने के बाद जिन वू भी अपने स्थान पर लौट आया। एक पुरानी जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग जो दूर से भी दिखाई देती थी, उसका स्थान 8वीं मंजिल पर था। जैसे ही वह इमारत में प्रवेश करने के लिए खड़ी कारों के पास से गुजरा, एक बूढ़े आदमी की आवाज ने उसे रोक दिया। 902 का युवा। यह पुराना सुरक्षा गार्ड था। वह बहुत लंबे समय से इस स्थान के आसपास रहा था। जिन वो उस वृद्ध व्यक्ति से परिचित था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अभिवादन किया। आप अभी तक घर नहीं गए, बुजुर्ग? मैं आज रात्रि निगरानी ड्यूटी पर हूँ। जिन वू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने तुरंत गार्ड पोस्ट से एक पार्सल निकाला। जिन वू, यह आज आपके लिए आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्ची पर भेजने वाले का नाम एसोसिएशन लिखा था। ओह, तो यह आज था। जिस दिन एसोसिएशन से उसका प्रतिस्थापन फोन आने वाला था, वह दिन आ गया। जिन वू ने बॉक्स से अपना बिल्कुल नया फोन निकाला। ये रोशनी के नीचे धीरे से चमक रहा था। उसे कुछ समय पहले ये सुनना याद आया कि हंटर्स से संबंधित हर चीज के प्रति रुचि के निरंतर चरम स्तर के कारण इनमें से किसी एक फोन पर अपना हाथ पाने की कोशिश करने वाले गैर जागृत लोगों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हो रही थी। उन लोगों की परवाह न करें जो एक खरीदना चाहते हैं, बस वे बेवकूफ शिकारी क्या सोच रहे हैं, कुछ चुराने और उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी कहावत है कि यह वह देश नहीं है जिसमें पैसे की कमी है, बल्कि इसके बजाय बहुत सारे बदमाश हैं। चाहे वह एसोसिएशन के अंदर हो या सेना में या कोई भी स्थान जहां लोग कुछ संख्या में एकत्र होते हों, भ्रष्टाचार हमेशा समस्याएं पैदा करेगा।
भ्रष्टाचार के कारण पैसा लीक हो जाएगा और वादा किया गया वित्तीय समर्थन लीक हुए पैसे की मात्रा के बराबर कम हो जाएगा, जिससे समग्र स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अंततः इसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों को इस प्रणाली से सही तरीके से लाभ मिलना चाहिए था, वे बुरी तरह फंस गए। इसलिए मैं चिंतित हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसके नए फोन में कोई समस्या नहीं थी। लिफ्ट के आने का इंतजार करते समय उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने फोन चालू कर दिया। और खैर, अनुत्तरित संदेशों और मिस्ड कॉलों का पहाड़ था। क्या मैं भी ये सब जांच पाऊंगा? मजे की बात यह है कि जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, 2 नंबर बार बार सामने आने लगे। वे दोनों उसे अपरिचित लग रहे थे। एक ने उसे बहुत फोन किया, जबकि दूसरे ने ढेर सारे टेक्स्ट संदेश भेजे। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मुझे इतनी बार कॉल कर सके। पहले टेक्स्ट संदेशों की जांच करने का निर्णय लेने से पहले जिनवू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। हेलो, मैं उस अस्पताल से हूं। यदि इस सप्ताह आपके पास खाली समय है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? मैंने बस सोचा कि हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। उसे देर से एक खास व्यक्ति का चेहरा याद आया। दरअसल यह अस्पताल की उस खूबसूरत नर्स का चेहरा था जो उस समय उसका नंबर मांग रही थी। क्या उसका नाम चोई यूराह था? वो ये नहीं कह सकता था कि वह उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि जिस क्षण उसने उसे जवाब दिया, उसका जीवन वास्तव में और अनावश्यक रूप से जटिल हो सकता है। अगला वो नंबर जिसने उसे बार बार कॉल किया। जिनवू ने कॉल बटन दबाया। एक बिल्कुल नए और आकर्षक पॉप गीत ने रिंगटोन के रूप में शोर मचाकर उसका स्वागत किया। यह सुनकर जिनवू को कमोबेश अंदाजा हो गया कि यह नंबर किसका है। कॉल बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई। नमस्ते। हाँ, वास्तव में यह वही था। अपना अनुमान सही साबित होने के बाद जिनवू ने व्यंग्यपूर्ण हंसी उड़ाई। यह मैं हूं। आज से मुझे केवल इसी नंबर पर कॉल करें। आखिरकार तुम्हें अपना फोन मिल गया, बड़े भाई। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि यू जिनहो था। जिनवू ने लड़के का संपर्क नंबर कहीं लिखा था, लेकिन उसने पहले कभी उस पर कॉल नहीं किया था, इसलिए यह थोड़ा आश्चर्य की बात थी कि वह इसे पहचानने में क्यों असफल रहा। यू जिनहो ने काफी उत्साहित स्वर में बात की। मैं वास्तव में अभी आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा था, बड़े भाई। मैंने टीम के सदस्यों की भर्ती पूरी कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए कल सुबह आऊंगा। उस आवाज को सुनने से ही जिनवू को यू जिनहो के प्रसन्न चेहरे की कल्पना हो गई। जिनवू भी हल्के से हंसा। ठीक है, कल मिलते हैं। जैसे ही जिनवू ने कॉल समाप्त की, लिफ्ट भूतल पर आ गई और उसके दरवाजे खुल गए। आखिरकार कल से छापेमारी सचमुच शुरू हो जाएगी। इसके बारे में सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जितनी जल्दी हो सके मैं स्तर बढ़ाऊं। वह अपना स्तर बढ़ाएगा, अपने सभी आंकड़े बढ़ाएगा और वहां मौजूद सभी लोगों से अधिक मजबूत बन जाएगा। एक बार जब वह वास्तव में शक्तिशाली शिकारी बन गया, तो वह पैसा, प्रसिद्धि और प्रभाव हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। और कल उस लक्ष्य की ओर उसका पहला कदम होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व रात में देर से हवांग डोंग सू गिल्ड का मुख्य शिकारी स्कवेंजर था, जो पूरे अमेरिका में शीर्ष गिल्डों में से एक था। इतना ही नहीं, वह एस रैंक भी था। और सोने से ठीक पहले उसे एक फोन आया जिसमें उसे एक चौंकाने वाले मामले की जानकारी दी गई। मेरा बड़ा भाई मर गया है। मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे बोले और मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। मिला क्या? उसके बड़े भाई का नाम हवांग डोंग सेओएक था। जाहिर है, वह सी रैंक वाले गेट में घुस गया और उसकी जान चली गई। मेरे बड़े भाई और उसके 8 साथियों की मृत्यु हो गई और केवल 2 अन्य सुरक्षित बच गए। और जो 2 जीवित बचे वे केवल रैंक डी और ई थे। यहां कुछ गड़बड़ की गंध आ रही थी। बड़े भाई हवांग डोंगसू को पता था कि वह कभी भी अपने से कमजोर साथी के लिए अपनी जान का बलिदान नहीं देगा। इसके अलावा क्या होगा यदि उक्त टीम का साथी अस्थायी हो? इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि केवल रैंक डी और ई जीवित बचे थे, जबकि उनके बड़े भाई और अन्य सी रैंक वाले शिकारी सभी उस कालकोठरी में मारे गए थे। यहां कुछ हो रहा है। हवांग डोंगसू की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं। अभी वह अमेरिका के शीर्ष गिल्डों में से एक द्वारा खोजे जाने के बाद एक दूर विदेशी देश में था, लेकिन जब वह कोरिया में था तो उसके भाई ने उसकी देखभाल करने और एक अच्छा भाई बनने के लिए हर संभव कोशिश की। वह शायद एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह एक महान अनमोल भाई था। मैं अपने पैर जमाने के बाद उसे यहां आमंत्रित करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब सोचने के लिए ऐसा होने से पहले वह एक दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। हवांग डोंगसू ने अपना निचला होंठ काटा। 2 जीवित सदस्यों के बारे में सारी जानकारी मुझे ईमेल करें। मेरा नंबर है। हवांग डोंगसू ने फोन कॉल समाप्त कर दी और फिर अपने मैनेजर को फोन किया।
कॉल बहुत जल्दी पहुंच गई। मिस्टर हवांग, आप मुझे काफी देर से बुला रहे हैं। क्या चल रहा है? लॉरा, अगर मैं कोरिया में कुछ लोगों को मार डालूं तो क्या होगा? क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? हाँ, महिला की आवाज जारी रहने से पहले एक सन्नाटा छा गया। राज्यों ने अभी तक दक्षिण कोरिया के साथ हंटर अपराधियों के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मिस्टर हवांग, अब आप एक अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए आपको इसके बजाय अमेरिकी अदालत में सुनवाई का मौका मिलेगा। यदि हमने संबंधित सरकारी अधिकारियों से बातचीत की है तो आपका समग्र वाक्य काफी हल्का होना चाहिए। सुनकर अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए कोरिया की यात्रा करनी पड़ेगी। वहां कुछ हुआ? क्या आप मेरा शेड्यूल कुछ समय के लिए साफ कर सकते हैं? हालांकि मिस्टर हवांग, अगर आप इस तरह अचानक चले जाएंगे तो गिल्ड में कामकाज रुक जाएगा। क्या आप मुझे इस कुछ की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? यह एक व्यक्तिगत मामला है। निस्संदेह मैं गिल्ड को किसी भी आकार या रूप में नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे बताओ कि मेरा शेड्यूल कितनी दूर के लिए बुक किया गया है। आप अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह से बुक है। 2 महीने, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ खाली समय की आवश्यकता होगी, इसलिए कुछ भी शेड्यूल न करें। मुझे भी लंबे समय की जरूरत नहीं है। बस 2 हफ्ते। मुझे कोरिया में आने और बाहर जाने के लिए केवल 2 सप्ताह की आवश्यकता होगी। मुझे उच्च प्रबंधन को क्या बताना चाहिए? उन्हें बताओ मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में जा रहा हूं। साथ ही खुद को खुश करने के लिए यात्रा पर भी जा रहा हूं। ठीक है, करूंगी। वैसे मिस्टर हवांग, अगर कुछ है तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। हवांग डोंग सू ने अचानक कॉल समाप्त कर दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी का उत्साहवर्धन था या कोई सलाह। वह इस समय उनमें से कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। तभी ईमेल आ गया था। हवांग डोंग सू ने एक एक करके आने वाले दस्तावेजों पर नजर डाली। सफेद पन्नों पर 2 शिकारियों की तस्वीरें, उनके नाम और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा जा सकता था। रैंक डी हंटर, यू जिनहो, और एक रैंकी, सेउंग जिनवू। हवांग डोंग सू ने 2 व्यक्तियों की तस्वीरों पर बारी बारी से अपनी निगाहें डाली और दृढ़ निश्चय के साथ अपने दांत पीस लिए। मुझे यकीन है कि अगर मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं तो मुझे उनमें से कुछ उत्तर मिलेंगे। और अगर उसे कुछ भी रत्ती भर भी संदिग्ध लगा तो तुम्हें उस जगह से जीवित बाहर आने पर पछतावा होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। हवांग डोंग सू की आंखों के किनारे थोड़े लाल हो गए। अगली सुबह फोन कॉल मिलने के बाद जिनवू नीचे गया तो बाहर एक बड़ी वैन खड़ी देखी। इससे पहले कि वह कह पाता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो किसी और के निकास को अवरुद्ध करोगे? ड्राइवर की खिड़की अपने आप नीचे गिर गई और पीछे से झांकता चमकता मुस्कुराता चेहरा यू जिनहो का था। बड़े भाई, अंदर आओ। यू जिनहो ने खुली खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और वैन के किनारे पर थप्पड़ मारा। चूंकि लड़का उत्साहपूर्वक कल रात आकर उसे ले जाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा था, जिनवू को बेंज या कुछ और देखने की आधी अधूरी उम्मीद थी, लेकिन उसने कितना भी देखा, यह एक सामान्य दिखने वाली यात्री वैन थी। जरूर यह बड़े पैमाने पर था, लेकिन फिर भी। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम चैबोल की दूसरी संतान हो? मैंने सोचा कि अगर हम मेरी कार का उपयोग करेंगे तो यह बहुत ही आकर्षक होगा। मैंने इस आदमी को हमारे छापे के दौरान उपयोग करने के लिए बहुत पहले ही खरीदा था। अब जाकर जिनवू को वैन से आने वाली इस सारी चमक का कारण समझ में आया। यह बिल्कुल नया है, इसीलिए उसकी ईमानदारी से, जैसा कि सुबह सबसे पहले जिनवू के घर पहुंचने वाले लड़के से देखा जा सकता है, से लेकर उसकी सावधानी तक, जैसा कि बहुत अधिक विशिष्ट होने से बचने के लिए एक नई वैन खरीदने वाले बच्चे से देखा जा सकता है। यू जिनहो ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। इससे ये भी पता चला कि इन आगामी छापों से उनकी आशाएं और अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं। यू जिनहो ने इस कारण को गलत समझा कि जिनवू नई वैन की जांच करने में अपना समय क्यों ले रहा था, और चिंतित होकर पूछा, किसी भी संयोग से क्या आपको इस प्रकार का वाहन पसंद नहीं है, बड़े भाई? बिल्कुल नहीं। जिनवू ने ऐसा घोषित किया और सामने वाली यात्री सीट पर चढ़ गया। ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, बड़े भाई। यू जिनहो वास्तव में उत्साहित महसूस कर रहा होगा क्योंकि वह स्टीयरिंग व्हील को इधर उधर घुमाते हुए खुद ही गुनगुनाता रहा। एक खाली जगह पर रुकने से पहले वे कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहे। बड़े भाई, हम आ गए हैं। इस सभा स्थल पर 8 लोग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 37। प्रतीक्षा समूह के पीछे देखा गया गेट सी रैंक के लिए थोड़ा छोटा लग रहा था। जिनवू और यू जिनहो के वैन से बाहर निकलने के बाद प्रतीक्षा कर रहे शिकारी जल्दी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। किसी कारण से इस समूह में लगभग कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था।
उनमें से अधिकांश को चलने फिरने में कुछ कठिनाई हो रही थी। एक व्यक्ति ऐसा था जो किसी बीमारी से पीड़ित लग रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से शराबी था। इतना ही नहीं, वहां एक कम उम्र की लड़की भी थी, जिसे न तो एसोसिएशन और न ही गिल्ड अपने रैंक में स्वीकार करेगा। देखने में वह हाई स्कूल की छात्रा लग रही थी। क्या यहाँ बच्चे को लाना ठीक है? मैंने एक पेशेवर सलाह मांगी, और जाहिर है कानून के अनुसार कोई समस्या नहीं है, बड़े भाई। दरअसल लोगों द्वारा कम उम्र के शिकारियों को काम पर न रखने का एकमात्र कारण यह है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन वू ने सिर हिलाया। उस मामले में ये ठीक होना चाहिए। वास्तव में आप केवल जिन वू और यू जिन हो ही गेट्स में प्रवेश करने वाले थे, इसलिए कुछ गलत होने की संभावना 0% जितनी अच्छी थी। दरअसल ये लोग यहाँ सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए आए थे। सी रैंक गेट को साफ करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आखिरकार कम से कम 10 शिकारियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए 8 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करनी पड़ी। और निश्चित रूप से ये 8 भी अच्छी तरह से समझते थे कि वे यहाँ क्यों थे। इन सभी लोगों के पास हंटर लाइसेंस था, लेकिन वे अपनी परिस्थितियों के कारण एक के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। इकट्ठा होने के आह्वान का उत्तर देने वाले अधिकांश लोग विभिन्न तरीकों से जीवन की कठिनाइयों से पीड़ित थे। यू जिनहो ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा नाम यू जिनहो है और मैं इस ऑपरेशन का नेतृत्व करूंगा। और मेरे बगल में ये सज्जन सियोग जिन वू हंटर है जो कालकोठरी तक मेरे साथ जाएंगे। हर कोई, आपकी भूमिका हमारे लौटने तक गेट के बाहर इंतजार करना है। शिकारियों में से एक ने सावधानी से अपना हाथ उठाया। क्षमा करें, यदि हम वास्तव में ऐसा करते हैं तो हम 3 मिलियन वॉन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शिकार में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि कालकोठरी में प्रवेश करने की भी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। प्रति छापे 3 मिलियन जीते। केवल अपना नाम उधार देने के भुगतान के लिए उन्हें गेट्स में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। यू जिन हो नाम का ये व्यक्ति सियुनडाल के उस पात्र जैसा भी नहीं दिखता था जिसने टेडोंग नदी को बेचा था, लेकिन प्रस्ताव की शर्तें इतनी अच्छी थी कि एकत्रित शिकारी चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रस्तावित शर्तें वास्तविक हैं। यू जिनहो कठोरता से खड़ा था, अब काफी गंभीर लग रहा था। यहां तक कि उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई थी। हालांकि आपको यहां होने वाली घटनाओं के किसी भी पहलू पर किसी के साथ चर्चा नहीं करनी है। यह मत भूलिए कि जैसे ही आप गोपनीयता की शपथ तोड़ेंगे, आपको उस अनुबंध के अनुसार भुगतान की गई राशि का 10 गुना भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा जिस पर आप सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। शिकारी धीरे धीरे फुसफुसाहट में एक दूसरे से बुदबुदाने लगे। ये दोनों युवा शिकारी गेट के अंदर क्या करने की योजना बना रहे थे कि उन्होंने ऐसी आकर्षक शर्तें पेश की। वे उत्सुक थे, लेकिन किसी ने बाहर आकर नहीं पूछा। वह भी अनुबंध के भीतर गोपनीयता की प्रतिज्ञा का हिस्सा था। कालकोठरी के अंदर क्या होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन वू नहीं चाहता था कि किसी को उसके विशेष व्यक्तित्व के बारे में पता चले, और यू जिन हो एक गिल्ड के मास्टर बनना चाहता था, इसलिए ये सुनिश्चित करने की गंभीर आवश्यकता थी कि उनके साथियों में से कोई भी किसी और के सामने अपना मुंह न खोले। सवाल पूछने के बजाय शिकारी अब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। फिर भी क्या वे दोनों अकेले ही रैंक सी कालकोठरी में जीवित रह सकते हैं? लेकिन वे उतने मजबूत नहीं दिखते हैं ना। यदि ये दोनों रैंक सी कालकोठरी को पार करने में सक्षम हैं, तो क्या एक बड़े गिल्ड में प्रवेश करना और उच्च रैंक वाली कालकोठरियों तक पहुंच प्राप्त करना बेहतर नहीं होगा? आप इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे सभी संदेहास्पद स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि वे छोड़ रहे हैं। ये वास्तव में पाठ्यक्रम के लिए बराबर था। शर्तें इतनी अच्छी थी कि उनके दृष्टिकोण से इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। आखिरकार जिन वू भी 2 मिलियन वोन के वादे से फंस गया। हवांग डोंग सेओएक ने जो पेशकश की थी, उसकी तुलना में अतिरिक्त 10 लाख वोन का कारण प्रतिभागियों पर अपनी गोपनीयता बनाए रखने का खंड था। जब तक स्पष्टीकरण जारी रहा, समय कुछ हद तक बर्बाद हो रहा था। जिन वू ने अपनी घड़ी से पुष्टि की और यू जिन हो से बात की। हमें शुरुआत करनी चाहिए। समझ गया, बड़ा भाई। यू जिन हो ने तुरंत उत्तर दिया और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ठीक है, ये सब स्पष्टीकरण के लिए होगा। मैं आपको भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो अब नौकरी छोड़ना चाहेगा? बेशक किसी ने हाथ नहीं उठाया। इससे ठीक पहले कि दोनों ने गेट में प्रवेश करने की कोशिश की। बड़े भाई एक पल के लिए रुके। कुछ ऐसी बात याद करते हुए जिसके बारे में वह अब तक पूरी तरह से भूल चुका था, यू जिनहो जल्दी से वापस वैन की ओर भागा। फिर उसने अपने पूरे शरीर पर कई चीजें लगाईं और अस्थिर और कठिन अंदाज में वापस गेट की ओर चला गया।
ये प्रबलित कवच का एक पूरा सेट है जिसे इटली के मास्टर कारीगरों के एक प्रसिद्ध गिल्ड द्वारा तैयार किया गया है। बड़े भाई, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमें किसी कालकोठरी को स्वयं ही साफ करना है तो हमें कम से कम इस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होगी? जिन वू ने धीरे से अपनी हथेलियों का सामना किया, बस स्टील के उस टुकड़े को घूरते हुए जो बच्चे को उसके पैर की उंगलियों से लेकर उसके सिर के शीर्ष तक ढक रहा था। जिन वू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खुद की सांसें अटक रही थी और इसी तरह। क्या बात है बड़े भाई, अब और देखने में असमर्थ जिन वू ने हाथ बढ़ाया, यू जिन हो की कमर से बंधी लंबी तलवार को खींचकर ढीला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यू जिन हो ने तलवार उठाने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बुरी तरह से गिर गया। जिन वू ने गुस्से के बढ़ते ज्वार को दबाने की पूरी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से बात की, जबकि मैं अभी भी सभ्य बन रहा हूं, इन्हें उतार दो। हालांकि वापस खड़े होने के लिए थोड़ा संघर्ष करने के बाद यू जिन हो ने जिन वू को बुलाया। बड़े भाई, अब क्या? कृपया मेरी मदद करें, मैं खड़ा नहीं हो सकता। जिन वू ने यू जिन हो को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर एक लंबी आह भरी। क्या ये ठीक रहेगा बड़े भाई? हाँ। अंत में वह बच्चे को हेलमेट पहनने पर सहमत हुआ और कुछ नहीं। संतुष्ट चेहरे के साथ यू जिन हो गेट के अंदर कूद गया। जिन वू बिना कुछ और कहे ठीक बाद में चला गया। जैसे ही दोनों आदमी एक एक करके कालकोठरी में चले गए, बाकी सभी शिकारी धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ गए। उनमें से एक ने चिंतित स्वर में कहा, जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया उसे देखते हुए वे कुछ नौसिखिया जोड़े की तरह लग रहे थे। एक अन्य ने गेट की सतह को घूरते हुए सहमति व्यक्त की। आप ठीक कह रहे हैं। दो लोगों की बातचीत ने शेष शिकारियों के शब्दों की बाढ़ खोल दी। अब सभी अपनी अपनी बात कहने लगे। क्या होगा यदि वे दोनों कालकोठरी के अंदर मारे गए? ठीक है, हम सभी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का शुल्क पहले ही चुका दिया गया है, इसलिए। हाँ, अच्छी तरह से। ये भी सच है। रुको, उन दोनों के नाम फिर क्या थे? एक आदमी जिसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उन दोनों के नाम ऑनलाइन खोजे। यू जिन हो, सेओंग जिन वू। एक अन्य हंटर ने फोन में झांकते हुए बैसाखी वाले व्यक्ति को सीधा खड़ा होने में भी मदद की। क्या उसे लगा कि बैसाखी को मदद की जरूरत है, या वह ऑनलाइन खोज के परिणाम जानने के लिए बहुत अधीर था? यह कोई नहीं बता सका। क्या बकवास है। छापा मारने वाला नेता केवल एक रैंक डी है। ये सुनकर बाकी सभी लोग सदमे से अकड़ गए। हालांकि जिस चीज ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह निम्नलिखित खोज परिणाम था। रैंक डी के बगल वाला व्यक्ति केवल मामूली ही है। क्या रैंक ई के लिए रैंक सी गेट में प्रवेश करना बहुत खतरनाक नहीं है? एक डी और एक ही रैंक सी कालकोठरी को साफ करना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके अलावा रेड टीम लीडर का पहले किसी टीम का नेतृत्व करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बकवास है। ये दोनों नवयुवक क्यों? क्या यह आत्महत्या करने से अलग नहीं था? यह कारण नहीं था कि एसोसिएशन ने एक सख्त नियम निर्धारित किया था कि यदि कोई रैंक सी गेट में प्रवेश करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 5 रैंक सी हंटर्स के साथ 10 लोगों की आवश्यकता होगी। सफेद बाल पहने एक पुरुष शिकारी ने सिगरेट निकाली और सुलगा ली। युवाओं का अहंकार कई युवाओं को अनजाने में ही पकड़ लेता है। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सभी शिकारी चुप हो गए। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अजीब और बुरा महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि वे अब किसी और के आत्महत्या के प्रयास का हिस्सा थे। भले ही वे बिल्कुल अजनबी हों, किसी को भी अपनी आंखों के सामने, या इस मामले में गेट के ठीक सामने किसी अन्य व्यक्ति को मरते हुए देखना पसंद नहीं था। क्या वह सब था? बाकी पैसों का क्या होगा? हो सकता है कि उन्हें अनुबंध शुल्क पहले ही प्राप्त हो गया हो, लेकिन अगले 18 छापों के लिए 2 युवकों का पीछा करके उन्होंने बहुत अधिक कमाई की होगी। हालांकि अफसोस की बात है 2 युवाओं के जीवित वापस आने की संभावना बहुत कम थी। क्या हमें इसकी सूचना एसोसिएशन को नहीं देनी चाहिए, भले ही यह अभी हो? मैं आश्चर्यचकित हूं। हाँ, अगर हमें इसके लिए दोषी ठहराया जाए तो क्या होगा? फिर ये हुआ। जिन वू और यू जिन हो जल्दी से गेट से बाहर निकले। यू जिन हो जोर जोर से हौंफ रहा था। थके हुए भाव लिए 2 युवकों के शरीर से धीरे धीरे भाप उठ रही थी। वे सुरक्षित भागने में सफल रहे। जान में जान आई। शिकारियों ने प्रसन्न भावों से दोनों का स्वागत किया। वे सभी सोच रहे थे कि ये दोनों केवल खोए हुए बच्चों की जोड़ी की तरह कालकोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास घूमते थे, क्योंकि उनके प्रवेश करने और छोड़ने के बीच का समय काफी कम था। हालांकि यहाँ क्या चल रहा था? शिकारियों के भाव धीरे धीरे बदलते गए, क्योंकि उन सभी ने किसी को घबराकर चिल्लाते हुए सुना था, इसीलिए गेट बंद हो रहा है। क्या? सभी की नजरें झट से गेट की ओर चली गईं।
ओह मेरे भगवान, देखो देखो, उन्होंने बॉस को मार डाला। गेट धुंधला और भ्रामक होता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कालकोठरी के मालिक के मारे जाने पर हुआ था। जबकि शिकारी अपने हैरान अविश्वास को छिपा नहीं सके, जिनवू ने उनकी निगाहों की पूरी तरह से उपेक्षा की और चुपचाप यू जिनहो से पूछा, अगला कहाँ है? यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव है बड़े भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। जिनवू और यू जिनहो सीधे वैन की ओर चले गए। इस बीच 8 शिकारी पूरी तरह से स्तब्ध चेहरों के साथ उन दोनों की पीठ को घूर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि वे उसका पीछा नहीं कर रहे थे, यू जिनहो ने अपना सिर घुमाया और उन्हें बुलाया, चलो जल्दी करो सब लोग, आज हमारे पास 2 और गेटों पर जाने के लिए मुश्किल से ही समय है। उस घोषणा से शिकारियों के होश उड़ गए। सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र का शिकारी युंगवी वॉन इतना स्तब्ध था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सिगरेट उसके होठों से छूटकर जमीन पर गिर गई है। वे दोनों एक रैंक सी कालकोठरी को साफ करने में कामयाब रहे और वे एक और छापेमारी के लिए भी जा रहे हैं। हालांकि ये केवल युंगवी वॉन ही नहीं था, उपस्थित सभी लोग ठीक यही बात सोच रहे थे। आखिर ये लोग कौन है? पहला दिन, लोगों का एक समूह उन दोनों पर टूट पड़ा। बड़े भाई, वे आ रहे हैं। ठीक है। जिनवू भागती हुई भीड़ के बीच आसानी से सरक गया। जब भी वह किसी के सामने से गुजरता, एक मरे हुए प्राणी का सिर गिरकर जमीन पर लुढ़क जाता। ज़ॉम्बीज़ की संख्या काफी तेजी से घटी। जल्द ही केवल एक ही रह गया। जब जिनवू ने अपने खंजर को आखिरी राक्षस की छाती में गहराई तक घोंप दिया, तो उसके सिर के अंदर एक परिचित यांत्रिक बीप बजी। लेवल अप। यू जिनहो, जो सबसे पीछे खड़ा था, प्रशंसा में हौंफने लगा और उत्साह से ताली बजाने लगा। बड़े भाई, तुम बहुत अच्छे हो। जादुई क्रिस्टल। आह, ठीक है। यू जिनहो ने तुरंत बैग निकाला और जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह इस बिंदु पर था। यांत्रिक बीप लेवल अप संदेश के साथ समाप्त नहीं हुई और जारी रही। आपने कौशल हाई ग्रेड डैगर तकनीक एलवी हासिल कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने कौशल महत्वपूर्णांक लक्ष्यीकरण एलवी हासिल कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कौशल डैश का स्तर बढ़ गया है। जिनवू की अभिव्यक्ति एक पल में उज्ज्वल हो गई। मुझे नए कौशल मिले हैं। बहुत समय हो गया है ना? अपने आप से काफी परेशान महसूस करते हुए जिनवू ने तुरंत अपनी स्किल विंडो बुलाई। कौशल निष्क्रिय कौशल अज्ञात एलवी अधिकतम शारीरिक एलवी 1 हाई ग्रेड डैगर तकनीक एलवी 1 सक्रिय कौशल डैश एलवी 2 डराना एलवी 1 गायब लव 1 एलवी को लक्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। लगातार उपयोग करने के बाद डैश कौशल का स्तर बढ़ गया था। साथ ही निष्क्रिय और सक्रिय कॉलम में हाई ग्रेड डैगर तकनीक और वाइटल पॉइंट टारगेटिंग को भी जोड़ा गया था। चैप्टर 38 कौशल डैश एलवी 2 सक्रिय कौशल सक्रिय करने के लिए आवश्यक 5 MP। जब ये कौशल सक्रिय हो जाता है तो आपकी गति 40% बढ़ जाएगी। इसके एक्टिवेशन के दौरान हर मिनट 1 MP खर्च होगा। मेरी चलने की गति बढ़ गई है। रेट 30 से 40% तक चढ़ गया था। 10% का अंतर बहुत बड़ा था। खैर, कौशल का स्तर बढ़ाना उचित लग रहा था, क्योंकि वह अक्सर डैश कौशल का उपयोग करता था। कौशल हाई ग्रेड डैगर तकनीक एलवी 1 निष्क्रिय कौशल सक्रिय करने की आवश्यकता है कोई नहीं। खंजर के लिए विशेष। आपने बहुत समय तक खंजर का प्रयोग किया और अब आप अधिक कुशलता से खंजर चलाने में सक्षम हैं। खंजर का उपयोग करने पर 33% अतिरिक्त क्षति होगी। खंजर का उपयोग करते समय अतिरिक्त क्षति प्रभाव। ऐसा लगता था कि उसके लगातार खंजर से चिपके रहने के परिणामस्वरूप एक खंजर विशिष्ट कौशल पैदा हो गया था। मुझे लगता है कि अन्य प्रकार के हथियार चलाना अब मेरे लिए अक्षम होगा। बेशक, इसका मतलब यह भी था कि केवल खंजर का उपयोग करने पर प्रभाव और भी अधिक होगा। इसके अलावा, वह पहले से ही खंजर का उपयोग करने का आदी था। वह कसाका के जहर फैन का भी शौकीन हो गया था और जल्द ही किसी अन्य हथियार पर स्विच करने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए यह उसके लिए एक बड़ा वरदान था। और अंत में, जिनवू की आंखें बड़ी प्रत्याशा से चमक उठी जब उसने सामने आए अंतिम नए कौशल का विवरण देखा। कौशल एलवी को लक्ष्य करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। सक्रिय कौशल सक्रिय करने के लिए MP आवश्यक 70। खंजर के लिए विशेष। आपने अपने खंजर से हमला करने का सबसे इष्टतम तरीका सीख लिया है। ये कौशल दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की खोज करेगा और घातक क्षति पहुंचाएगा। ये कौशल खंजरों के लिए भी विशिष्ट था। हमला करने का सबसे इष्टतम तरीका।
अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो जिस हमले का इस्तेमाल उसने काहंग ताइसिक को अंतिम झटका देने के लिए किया था और उस आखिरी ज़ोंबी को लगभग उसके जैसा ही महसूस हुआ। क्या उसे कहना चाहिए कि उसने निश्चित रूप से इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया है। जिस क्षण खंजर आर पार हुआ उसे सहज ही पता चल गया कि युद्ध समाप्त हो गया है। तो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रहा था। सोचने के लिए जो कुछ उसने दुर्घटना के रूप में किया वह एक वास्तविक कौशल बन जाएगा और जब भी उसे ऐसा महसूस होगा वह इसका उपयोग करेगा। उसका दिल अब पागलों की तरह धड़क रहा था। जिन वू के लिए जिसके पास अपने खंजर को इधर उधर घुमाने के अलावा हमला करने का कोई अन्य तरीका नहीं था, ये हमला कौशल वाइटल पॉइंट्स टारगेटिंग एक लंबे सूखे के अंत में होने वाली मीठी मीठी बारिश की तरह था। बहुत अच्छा, उसने स्तर बढ़ाया और नए कौशल प्राप्त किए। अभी पहला दिन ही हुआ था, फिर भी चीजें पहले से ही वास्तव में सुचारू रूप से चल रही थी। द सेकेंड डे, लेवल अप। लेवल अप। आक्रमण कौशल के जुड़ने से शिकार की गति काफी बढ़ गई थी। लेवल अप। जब जिन वू ने उनके कमजोर बिंदुओं पर सटीक हमला किया तो यू जिनहो की आंखें और चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अनगिनत राक्षसों को एक के बाद एक गिरते हुए देखा। बड़ा भाई अब तक ऐसा पागलपन भरा कौशल छिपा रहा था। उसके के रहस्यमय कौशल का सेट कितनी दूर तक फैला हुआ था। वह जिन वू की और भी अधिक प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखते हुए कि वह कई रैंक सी हंटर्स को आसानी से हराने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से रैंक बी या उच्चतर है। वह केवल किनारे से ही तमाशा देख सकता था। उसका जबड़ा ढीला था क्योंकि अगर वह नासमझी से जवाब के लिए जिन वू की जांच करने की कोशिश करता तो वह अपने भाग्य की गारंटी नहीं दे सकता था। हालांकि शिकार की गति में वृद्धि के साथ एक स्पष्ट नुकसान जुड़ा हुआ था, जैसा कि बाद में पता चला। एमपी की कमी के कारण आप अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। जिन वू ने काफी गहराई से भौहें चढ़ाई। अपने खत्म हुए एमपी को भरने के लिए जिन वू ने तुरंत स्टोर से खरीदी गई औषधि की एक शीशी मंगवाई। वह क्या है बड़े भाई? यू जिनहो ने बहुत रुचि व्यक्त की। जिन वू के बगल में होने का मतलब था कि यू जिनहो को निश्चित रूप से कई अविश्वसनीय चीजों का अनुभव मिलेगा। और अब वह उस नीले तरल पदार्थ की पहचान के बारे में बहुत अधिक उत्सुक हो गया जिसे जिन वू समय समय पर पीता रहता था। यह क्या? जिन वू ने उत्तर देने में देरी की और पहले औषधि की जानकारी पढ़ी। आइटम एमपी पोषण। दुर्लभता ई। प्रकार उपभोज्य। एक तरल दवा जो आपके एमपी को बहाल कर देगी। एक बार उपभोग करने के बाद यह एमपी के 500 अंक बहाल कर देगा। इसे आपकी इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है। स्पष्टीकरण में कहा गया कि औषधि किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपी जा सकती। अगर मैं इसे किसी और को देने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अब उत्सुक होने की बारी जिन वू की थी, इसलिए उसने एमपी औषधि की शीशी यू जिनहो को सौंप दी। लेकिन यू जिनहो के हाथ में रखते ही औषधि की बोतल चुपचाप दृश्य से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे जब वह पहली बार दिखाई दी थी। क्या ये जादू है बड़े भाई? तो यही कारण है कि इसे सौंपा नहीं जा सकता। आज उसने कुछ नया सीखा। जो वस्तु सौंपी नहीं जा सकती वह किसी अन्य के छूने पर गायब हो जाएगी। यदि हाँ तो क्या होगा जब इसमें कोई हाथ शामिल नहीं होगा? जिन वू ने स्टोर में प्रवेश किया और एक नई औषधि खरीदी। हालांकि ये वही एमपी औषधि नहीं थी जिसे वह हर समय खरीदता था, बल्कि एचपी औषधि की एक शीशी थी जिसमें लाल रंग का तरल पदार्थ था। जैसे ही उसने लेन देन पूरा किया, पोषण स्वचालित रूप से जिन वू के हाथ में आ गया। बड़े भाई, वह आश्चर्यजनक है। तरल का रंग बदलकर लाल हो गया। यू जिनहो सोच रहा था कि एमपी पोषण का गायब होना और एचपी पोषण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना एक तरह की फैंसी जादू की चाल है। दरअसल एक अच्छा कारण था कि जिन वू ने औषधि के प्रकार को बदल दिया। आइए पता करें कि क्या इन औषधियों का अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जिन वू ने यू जिनहो को अपना सिर नीचे करने के लिए कहा। अपना मुंह खोलो और ऊपर देखो। ठीक है, उसी स्थिति में रहें और हिले नहीं। जिन वू ने एचपी पोषण की शीशी को झुकाया। लाल रंग का तरल पदार्थ यू जिनहो के मुंह से नीचे गिर गया। अचानक यू जिनहो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या हो रहा है बड़े भाई? मैं फिर से ऊर्जावान क्यों महसूस कर रहा हूं? लंबे समय तक सामान ढोने वाले की भूमिका निभाने के बाद यू जिनहो काफी थका हुआ दिख रहा था, लेकिन अब पलक झपकते ही उसके रंग में सुधार हो गया। जिन वू संतुष्टि से मुस्कुराया। तो इसे इस तरीके से देना काम करता है। उसे फिर से कुछ और भी अच्छा सीखने को मिला। उसे पास के किसी घायल व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वहां कोई उपचारकर्ता मौजूद न हो। इससे निश्चित रूप से उसे भविष्य में अच्छा सौदा हासिल करने में मदद मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अगर तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो तो बस मुझे बताओ, ठीक है? मैं इस पे की 1 टन मात्रा छोड़ सकता हूं, आप देखिए। निस्संदेह जिनवू ये दान के लिए नहीं कर रहा था। यदि कुली बहुत थक गया और उसकी गति कम हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि कुल शिकार गति भी कम हो जाएगी, इसलिए मूल रूप से अंत में वही हारेगा। उसके कार्य विचारों की ऐसी श्रृंखला से पैदा हुए थे, लेकिन यू जिनहो को यह नहीं पता था। जिनवू द्वारा उसकी देखभाल करने के दबाव के बाद यू जिनहो बहुत प्रभावित हो गया। कहने की जरूरत नहीं, वह जिनवू की अद्भुत क्षमताओं से भी चकित था। अपने आंसू पोंछते हुए यू जिनहो ने जल्दी से जिनवू की ओर प्रस्थान किया, उसका पीछा किया। तीसरे दिन, अरे हाँ, ये लो बड़े भाई। यू जिनहो ने उपकरण बैग को खंगाला और फिर एक मोहरबंद मोहर के साथ एक बैंक बैलेंस बुक प्रस्तुत की। यह क्या है? ये पिछले 2 दिनों के दौरान हमें मिले जादुई क्रिस्टल बेचने का पैसा है, बड़े भाई। जिनवू इस तथ्य से थोड़ा चिढ़ गया कि यू जिनहो ये भूल गया था और केवल खतरनाक राक्षसों से भरी कालकोठरी के अंदर उसे देने का फैसला किया था, लेकिन वह जलन लगभग तुरंत गायब हो गई। 60 करोड़। जब जिनवू ने किताब पर लिखी रकम पर नजर डाली तो पाया कि काफी सारी रकम उसे घूर रही है। क्या आप मुझे जादुई क्रिस्टल की बिक्री से प्राप्त प्रत्येक प्रतिशत दे रहे हैं? यू जिनहो ने सिर हिलाया। हाँ, बड़े भाई, मैं ये छापेमारी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, और इसके अलावा आपने वैसे भी सभी राक्षसों को मार डाला है। तो मैं यहाँ एक बेशर्म मूर्ख की तरह आपसे हिस्सा कैसे मांग सकता हूँ? यू जिनहो की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह चमक रही थी जो प्रशंसा का इंतजार कर रहा हो। ओह, सचमुच? क्या अब आप इस बच्चे को देखेंगे? पिछले कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद जिनवू ने यू जिनहो के रवैये में बदलाव को महसूस किया। अभी कुछ समय पहले बच्चे द्वारा डरे हुए होने के बावजूद खुद को आने के लिए मजबूर करने की भावना काफी प्रबल थी, लेकिन अब वह एक छोटे भाई की तरह व्यवहार कर रहा था जो एक अच्छे बड़े भाई या कुछ और की पूजा करना बंद नहीं कर सकता था। उसका एक बहुत ही मनमोहक पक्ष है। जिनवू मुस्कुराया। क्या मैं सचमुच इसे पा सकता हूँ? क्या मैं एकमात्र यू जिनहो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो अपने शब्द बड़े भाई से पीछे हट जाएगा? जिनवू ने मुस्कुराते हुए बैंक बैलेंस बुक को थपथपाया। ठीक है, शुक्रिया, मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूँ। नहीं, इसके बजाय धन्यवाद, बड़े भाई। यू जिनहो ने तुरंत अपनी पीठ 90 डिग्री झुका ली। यह एक भ्रमित करने वाला दृश्य था जहां ये बताना काफी मुश्किल था कि यहाँ कौन किसे पैसे दे रहा है। उसी समय कालकोठरी के बाहर इंतजार कर रहे 3 साथियों ने भी समय काटने के लिए एक तरह की दिनचर्या विकसित कर ली थी। जैसे ही छापा मारने वाले नेता यू जिनहो और उनके सहायक सेओंग जिनवू ने गेट में प्रवेश किया, बाकी शिकारी चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पिकनिक के लिए कुछ कपड़े जमीन पर रख दिए और अपना काम करने लगे। बेशक सबसे लोकप्रिय गतिविधि जुआ थी। एक समूह में 5 लोग बैठे जुआ खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। हमने अब तक कितने छापों में भाग लिया? चलो देखते हैं। परसों तो 3 बज रहे थे, कल ये 2 थे और आज ये दूसरा कालकोठरी है, इसलिए अब तक ये कुल मिलाकर 7 है। क्या उन दोनों के लिए इस खतरनाक गति से कालकोठरी साफ करना ठीक रहेगा? मेरा मतलब है, एक कालकोठरी को साफ करने के बाद 1 सप्ताह की छुट्टी लेना सामान्य बात है। अब आप उन दोनों के बारे में चिंता न करें। क्या आप नहीं देख सकते कि हर बार जब वे गेट से बाहर आते हैं तो उन्हें सचमुच एक भी पसीना नहीं आता? इसके अलावा हमें हर छापे में 3 मिलियन मिलते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बस एक बहुत अच्छी खबर है। ओह, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी करो और सौदा करो। जरूर। वास्तव में जिनवू और यू जिनहो दोनों ने इस थका देने वाले कार्यक्रम से थकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। बेशक इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ऐसा कारनामा औषधि के चमत्कारी प्रभाव के कारण ही संभव हो सका। औषधि के कारण ही दोनों ने इतने कम समय में योजनाबद्ध 19 छापों में से 1/3 से अधिक को साफ करने में सफलता प्राप्त की। थोड़ी देर बाद गेट की काली सतह अस्थिर रूप से हिल गई और 2 लोग वहां से निकले। ओह, छापा मारने वाला नेता बाहर है। ठीक है, चलो इसे पैक कर लेते हैं। शिकारी बिना आदेश के ही जाने की तैयारी करने लगे। सुनो, वहां उस सामान का ख्याल रखना। उस व्यक्ति को जगाओ। कृपया सुनिश्चित करें कि हम यहाँ कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। शिकारी एकदम सही लय में चले गए। यहां तक कि सोता हुआ शिकारी भी जाग गया और जल्दी से नए स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं। हर कोई कमोबेश कालकोठरी को साफ करने के इस पागलपन भरे तरीके का आदी होता जा रहा था। उसी जिले में स्थित व्हाइट टाइगर गिल्ड के कार्यालयों के अंदर दूसरे डिवीजन के प्रमुख अहम साहंग मिन ने सुबह सुबह खुद को तेज आवाज में चिल्लाते हुए पाया। मिस्टर ह्यून, आप यहाँ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?
नए रंगरूटों के लिए कल प्रशिक्षण शुरू करने का दिन है, फिर भी आप अब तक एक भी गेट बुक करने में कैसे असफल रहे? मुझे जवाब दो, मिस्टर वाइस चीफ। उपप्रमुख ह्यून की चियोल ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। माफी चाहता हूं, चीफ। बात यह है कि एक छापेमारी टीम है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में खुलने वाले प्रत्येक गेट रैंक सी के लिए तुरंत बोली लगाती है। क्या तो फिर आप उन्हें ऊंची बोली लगाकर वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या हमारे गिल्ड में धन या कर्मियों की कमी है? बस यहाँ समस्या क्या है? मैंने वैसा ही करने की कोशिश की जैसा आपने कहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जवाब देने की जैसे तुमने कुछ अच्छा किया हो? साहंग मिन की प्रचंड दहाड़ से संपूर्ण द्वितीय डिवीजन शांत हो गया था। यह निश्चित रूप से एक लंबा समय था जब हम साहंग मिन ने अपना शीर्ष इस हद तक उड़ाया था। व्हाइट टाइगर गिल्ड किस तरह की जगह थी? इसे दक्षिण कोरिया के शीर्ष 5 गिल्डों में से एक कहा जाता था। केवल इसी कारण से इसके हॉल में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी बिना किसी अपवाद के उत्कृष्ट व्यक्ति था। वाइस चीफ ह्यून की चेओल भी एक प्रतिभाशाली, तेज व्यक्ति था जिसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से और सराहनीय ढंग से निभाई। गिल्ड द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद से उसने कभी एक भी गलती नहीं की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह एक भी गेट बुक करने में विफल रहा, जबकि नए रंगरूटों को जल्द ही अपना प्रशिक्षण शुरू करना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक बड़ी त्रुटि मानी जा सकती है। अहम साहंग मिन जिस दूसरे डिवीजन का प्रभारी था, उसने नए शिकारियों की भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की भूमिका निभाई, जबकि फर्स्ट डिवीजन ने गिल्ड के मुख्य शिकारियों के कार्यक्रम के प्रबंधन का ख्याल रखा। कृपया पहले इस पर एक नजर डालें, चीफ। लगभग आंसुओं से भरे ह्यून की चियोल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी की ओर एक नोटबुक पीसी आगे बढ़ाया। क्या बकवास है? अहम साहंग मिन एक बार फिर विस्फोट करने वाला था, लेकिन नोटबुक की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक निश्चित नंबर को देखने के बाद उसका जबड़ा फर्श पर गिर गया। 250 मिलियन वोन। एक पागल आदमी है जिसने सिंगल रैंक सी गेट पर 250 मिलियन वोन खर्च कर दिए। चैप्टर 39। अहम साहंग मिन पूरी तरह से अवाक हो गया। गेट रैंक सी से वित्तीय रिटर्न के मामले में कोई भी सबसे अच्छी उम्मीद केवल 200 मिलियन वॉन के आसपास ही कर सकता है। 250 मिलियन वॉन का भुगतान करना, सीधे शब्दों में कहें तो, एक निराश मूर्ख होना था जिसने बहुत अधिक भुगतान किया। मूल रूप से इस गेट की बोली की कीमत केवल 70 मिलियन के आसपास थी। लेकिन जब मैंने बोली बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी, तो इन घटिया लोगों ने अचानक इसे 250 मिलियन तक बढ़ा दिया। चीफ। व्हाइट टाइगर गिल्ड द्वारा निर्धारित एकल सी रैंक गेट की ऊपरी सीमा 100 मिलियन वोन थी। अब कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि ह्यून की चियोल इस समय क्यों व्यथित महसूस कर रहा था। ये बदमाश कौन है? अहम साहंग मिन के हाथ काफी तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे, और जल्द ही खोज परिणामों से कंप्यूटर स्क्रीन भर गई। जैसा कि ह्यून की चियोल ने कहा था, एक छापेमारी टीम इस जिले में दिखाई देने वाले सभी रैंक सी गेट्स को निरर्थक गति से पकड़ रही थी, जबकि उतनी ही बड़ी राशि का भुगतान कर रही थी। क्या बात है? ये पागल बदमाश कौन है? यह क्षेत्र व्हाइट टाइगर का पिछवाड़ा, उनका अधिकार क्षेत्र था। सबसे पहले अहम साहंग मिन ने इस संभावना के बारे में सोचा कि अन्य गिल्ड संभवतः उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। कोई इंतजार नहीं, ये संभव नहीं है। कोई भी बड़ा गिल्ड इतना मूर्ख नहीं था जो इस तरह खुलेआम व्हाइट टाइगर के साथ कुछ शुरू कर सके। भले ही ये दक्षिण कोरिया के 5 शीर्ष गिल्डों में से एक होता, लेकिन बदले में इसे व्हाइट टाइगर के खिलाफ संघर्ष करके नष्ट होने का जोखिम उठाना पड़ता। तो यह कोई गिल्ड नहीं है। ऐसे में कौन और क्यों? अहम साहंग मिन ने अपनी लार निगल ली और इस अजीब छापेमारी टीम और उसके सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। नेता का नाम जाहिर तौर पर यू जिनहो था। पहली बार मैंने ये नाम सुना। गिल्ड के लिए नए रंगरूटों की खोज करना अहम साहंग मिन का काम था। यही कारण है कि उन्हें फ्रीलांसर हंटर्स के नाम याद थे जिन्होंने अतीत में कम से कम उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया था। हालांकि ये यू जिनहो वास्तव में कोई था जिसे वह नहीं जानता था। ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। फिर वह टीम के सदस्यों की सूची को धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करने लगा, इस उम्मीद में कि उसमें कोई परिचित नाम दिख जाएगा। और फिर वहां एक था। एक नाम तो उभर कर सामने आया। सेओंग जिनवू। सेओंग जिनवू, मैंने ये नाम पहले कहाँ सुना है? अहम साहंग मिन ने अपनी स्मृतियों को खंगालने की पूरी कोशिश की, जब तक कि अंततः उसे 2 महीने पहले की दोहरी कालकोठरी की घटना याद नहीं आ गई, जो वहां जाने वाले लोगों के बीच काफी जीवंत चर्चा का विषय थी। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गिल्ड था, जो उस आयोजन के दौरान एसोसिएशन की सहायता के लिए गया था। अरे की चेओला, क्या आपको 2 महीने पहले की दोहरी कालकोठरी की घटना याद है? वह स्थान जहां हमारे शिकारियों को जाकर देखना था। हाँ मुखिया जी, मुझे याद है।
जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई राक्षस नहीं मिला और केवल एक ही जीवित बचा था। उस जीवित बचे व्यक्ति का नाम क्या था? आपको वही याद है? ह्यून की चियोल के पास काफी ठोस दिमाग था। नहीं, ऐसा नहीं था कि अन्य लोग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन जहां तक चीजों को याद रखने की उसकी क्षमता का सवाल था, वह वास्तव में असाधारण था। यहां किसी खोज प्रक्रिया से गुजरने की कोई वास्तविक आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि ह्यून की चियोल ने तुरंत उत्तर दिया, ये सियोंग जिन वू है, एक रैंक की हंटर। मैं जानता था। वह इसके बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन खैर, वह एक बार फिर सही साबित हुआ। अहम साहंग मिन को सहज रूप से इसका एहसास हुआ, यहां कुछ गड़बड़ चल रही थी। एक बार भी उसकी प्रवृत्ति, जो केवल इस प्रकार की स्थिति में ही सक्रिय होती थी, ने उसे निराश नहीं किया। कभी नहीं। अहम साहंग मिन ने दूसरे डिवीजन के बाकी कर्मचारियों को चिल्लाकर एक आदेश दिया, हर कोई, आप जो कर रहे हैं उसे रोकें, और मुझे हंटर्स यूजिन हो, रैंक डी, और सेउंग जिनवू, रैंक ई पर हर एक डेटा और जानकारी प्राप्त करें। अभी जब अपने स्वयं के अस्तित्व के संबंध में खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, तो इन उत्कृष्ट कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं किसी की कल्पना से भी अधिक थीं। यह अकारण नहीं था कि उन्हें सभी कुलीनों का कुलीन कहा जाता था। एक के बाद एक तेजी से रिपोर्टें आने लगी। जैसा कि बाद में पता चला, यू जिन हो के पास कोई विशेष उल्लेखनीय पृष्ठभूमि नहीं थी जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का दूसरा बेटा था, उसे साधारण भी कहा जा सकता है। हालांकि सेउंग जिन वू की कहानी बिल्कुल अलग थी। उस दोहरी कालकोठरी घटना के बाद से वह 3 और घटनाओं में शामिल रहा है, और वह उन सभी से बचकर चला गया। जब अहम साहंग मिन ने प्रश्नवाचक स्वर में बात की, तो ह्यून की चियोल ने तुरंत उसका अनुसरण किया। इतना ही नहीं, वह एक रैंकी हंटर भी है, चीफ। सेओंग जिन वू और यू जिन हो की पहली मुलाकात तब हुई थी जब यू जिन हो अपनी पहली छापेमारी के लिए गया था। केवल वे दोनों ही जीवित बचे, और अब इन दोनों ने एक छापेमारी टीम बना ली थी और पागलों की जोड़ी की तरह घूम रहे थे, एक ही दिन में 2-3 कालकोठरी साफ कर रहे थे। ये निश्चित रूप से बदबू आ रही है। वे संभवतः कालकोठरी में क्या कर रहे होंगे? मैं आश्चर्यचकित हूं। मुझे अब याद आया, एक बड़ी कंपनी के वास्तव में प्रभावशाली मालिक के बारे में अफवाह फैल रही थी कि वह निजी तौर पर एस रैंक वाले शिकारियों को लुभाने में व्यस्त है। हाँ, ऐसी अफवाह थी। और यू जिन हो एक कंपनी के वास्तव में प्रभावशाली मालिक का बेटा है। दरअसल यू जिन हो के पिता यू म्यूंग हवान ने अपनी खुद की एक गिल्ड बनाने की इच्छा के कुछ मूवमेंट दिखाए। ये सबसे कड़ी सुरक्षा वाले रहस्यों में से एक था। शिकारियों की दुनिया में केवल कुछ ही लोगों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यदि ऐसा मामला होता तो यू जिन हो अभी जो कर रहा था वह उससे पूरी तरह असंबंधित नहीं होता। ये हो सकता है। पहेली का एक टुकड़ा अहम साहंग मिन के सिर के अंदर अपनी जगह पर गिर गया। यदि उसका अनुमान सही था तो बात सही थी। अपने वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्ति में तेजी से बदलाव देखकर ह्यून की चियोल ने घबराकर अपनी लार निगल ली। अहम साहंग मिन ने अपनी आवाज में पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ बात की। यह आदमी, वह निश्चित रूप से एक पुनः जागृत शिकारी है। एक पुनः जागृत शिकारी, आप कहते हैं? ह्यून की चियोल की आंखें खरगोश की आंखों के समान गोल बिंदु बन गईं। लेकिन अहम साहंग मिन को इसका यकीन था। यह सही है। एक रैंकी हंटर एक नियमित व्यक्ति से अलग नहीं था। यदि कोई घटना होती तो ऐसे शिकारी मरे हुए के समान होते। हालांकि ये सियोंग जिनवू कई बड़े पैमाने की घटनाओं से पूरी तरह से सुरक्षित बच गया, जिसमें भाग लेने वाले अधिकांश शिकारी मारे गए। बेशक वह भाग्यशाली हो सकता है। जरूर। बहरहाल तीसरी और आखिरी घटना, मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट काहंग ताएसिक के कारण हुई इस विशेष घटना की स्थिति बाकियों से अलग थी। रिकॉर्ड में कहा गया है कि रैंक सी मैज ने काहंग ताएसिक को हराने के लिए रैंक बी हीले के साथ ताकत जोड़ी। मॉनिटरिंग डिवीजन के सभी शिकारी युद्ध में विशेषज्ञ हैं। यदि काहंग ताएसिक मूर्ख नहीं होता तो वह कम युद्ध क्षमता वाले सर्वोच्च रैंक वाले हंटर रैंक बी हीले को पहले निपटाने की कोशिश करता। आप मुझे बता रहे हैं कि एक रैंक सी मैच प्रकार का हंटर उसे अकेले ही रोकने में कामयाब रहा। बात यह थी कि दाना प्रकार के शिकारी करीबी लड़ाकू प्रकार के शिकारियों के मुकाबले कमजोर थे, और हत्यारे प्रकार के शिकारियों के खिलाफ तो और भी कमजोर थे। जब तक काहंग ताएसिक ने अपने विरोधियों को कम नहीं आंका और रैंक बी हीले की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया, ये संभव हो सकता है। लेकिन मॉनिटरिंग डिवीजन में 3 साल के अनुभव वाला हंटर ऐसी गलती नहीं करेगा, अहम ने सोचा। काहंग ताएसिक को रोकने वाला ये रैंक सी सोंग ची येओल नहीं था, बल्कि उनके साथ कोई और था। कोई भौतिक साक्ष्य नहीं था, लेकिन वह अपने अनुमानों के सही होने के प्रति अधिक आश्वस्त होता जा रहा था।
री अवेकनिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद सेओंग जिन वू के पास अब एक उच्च रैंकिंग वाले हंटर से मेल खाने वाली क्षमताएं हैं। यू जिन हो ने संयोग से छापे में भाग लिया और सेओंग जिन वू की क्षमताओं को देखा। और अब यू जिन हो अपने पिता के नए गिल्ड में सेओंग जिन वू का पता लगाने की तैयारी में इसका परीक्षण कर रहा था। जब उसने ऐसा सोचा तो सब कुछ क्लिक होने लगा। ये बहुत बड़ी खबर है। यदि सेओंग जिन वू वास्तव में एक पुनः जागृत शिकारी था तो यू जिन हो सहित केवल कुछ ही लोग होंगे जो उसकी असली कीमत जानते थे। यू मायुंग हवान कौन था? वह किसी भी चाहने वाले और बेवकूफ को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। निश्चित रूप से नहीं। इतना ही नहीं, गिल्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में भी। ये यू मायुंग हवान के अलावा किसी अन्य द्वारा चिन्हित एक अद्भुत व्यक्ति को छीनने का एक शानदार मौका हो सकता है। अगर उसने रैंक बी का हंग ताए सिक से लड़ाई की और उसे हरा दिया तो उसकी क्षमताएं कम से कम भी होनी चाहिए। अब प्राथमिकता इस प्रतिभा को छीनने की थी, इससे पहले कि अन्य गिल्ड नहीं, यू मायुंग हवान उसका पता लगाने में कामयाब होता। खैर, अपरिहार्य पुनः असाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रतियोगिता वास्तव में व्यस्त हो जाएगी। इन सब के अलावा भले ही सेओंग जिन वू उतना मजबूत नहीं था जितना उसे संदेह था, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही पुनः जागृत शिकारी थे, इसलिए मीडिया का ध्यान निस्संदेह इस व्यक्ति की ओर जाएगा। और यह निश्चित रूप से उस प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा जिसे कोई भी धनराशि नहीं खरीद सकती। जो भी मामला हो, अहम साहंग मिन इस आदमी को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दे सकता था। हालांकि अगर उसने पहले ही यू म्यूंग हवान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इसकी संभावना कम थी। इसका प्रमाण सी रैंक वाली कालकोठरियों में होने वाले वे सभी परीक्षण थे। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है, जिसका मतलब था व्हाइट टाइगर गिल्ड का यहां भी असली मौका था। मुझे यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अहम साहंग मिन ने अपनी कुर्सी के पीछे लटका हुआ अपना कोट उठाया और जल्दी से उसे पहन लिया। कि चोला, चलो चलें। बेशक वह अपने दाहिने हाथ वाले को सक्रिय करना भी नहीं भूले। अहम साहंग मिन हर समय ह्यून की चेओल के प्रति सख्त था, क्योंकि पूर्व का मानना था कि उसके वर्तमान डिप्टी से अधिक कोई भी उससे पदभार संभालने के लिए उपयुक्त नहीं था। इस बीच ह्यून की चेओल की आंखें खुल गईं। मुझे क्षमा करें, हम कहाँ जा रहे हैं मुखिया? तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ? हम एक नई प्रतिभा की खोज करने जा रहे हैं, बस यही है। और आपको इस नए आदमी का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। क्यों नहीं? क्या ऐसा करने के विरुद्ध कोई कानून है? अहम साहंग मिन ने जवाब दिया और जल्दी से कार्यालय छोड़ दिया, जिससे ह्यून की चेओल ने अपना सिर इधर उधर झुकाया, लेकिन फिर भी उसने वरिष्ठ अधिकारी का पीछा किया। अब ये बहुत अजीब है। उसे उप प्रमुख बने 2 साल से अधिक समय हो चुका है, फिर भी अहम साहंग मिन को व्यक्तिगत रूप से नौकरी पर जाते हुए देखना उनका पहली बार था। यू जिन हो की टीम ने दिन के लिए 2 कालकोठरी बुक की, और दोनों गेटों के बीच की दूरी काफी थी। अपने संदेह की अपनी आंखों से पुष्टि करने के लिए अहम साहंग मिन और ह्यून की चेओल अलग हो गए और प्रत्येक अलग अलग द्वार पर गए। वे लगातार एक दूसरे को फोन करते रहे और यू जिन हो की टीम के आने का इंतजार करते रहे। अभी भी बाहर बहुत ठंड है ना? अहम साहंग मिन ने गेट के पास एक वेंडिंग मशीन से 1 कप इंस्टेंट कॉफी खरीदी। यू जिन हो की टीम के आने का इंतजार करने का 1 घंटा पहले ही बीत चुका था। हालांकि किसी कारण से वह इस समय ऊब से अधिक अपेक्षित महसूस कर रहा था। काफी समय हो गया, लेकिन उसका दिल शुद्ध प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह आदमी एक बहुत बड़ा स्कूप होगा जो वास्तव में लंबे समय में सामने आया है। इतना ही नहीं, एक बहुत ही खास स्कूप भी। अहम साहंग मिन बहुत कम उम्र में डिवीजन प्रमुख बन गया। वास्तव में ये सब उसकी सहज प्रवृत्ति को धन्यवाद। उसकी प्रवृत्ति ने व्हाइट टाइगर को आज का बड़ा गिल्ड बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह वृत्ति अभी उसे यह बता रही थी। इसकी वास्तविक संभावना थी कि यह सेओंग जिन वू व्हाइट टाइगर गिल्ड को पहले से भी अधिक ऊपर उठा देगा। दूसरे लोग कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। खैर, आखिरकार सेओंग जिन वू अभी भी आधिकारिक तौर पर रैंकी था। हालांकि आंखों से दिखाई देने वाली चीजें पूरी कहानी नहीं बताती। अगर ऐसा होता तो वह इस वक्त यहां भी नहीं होता। और इसलिए जैसे ही उसने दूर से बाज जैसी आंखों से गेट की ओर देखा, जब ह्यून की चेओल ने उसे फोन किया। हाँ, की चेओल कोई खबर? प्रमुख यू जिन हो और उनकी टीम देखते ही आ गई है। ठीक है, ज्यादा उत्साहित न हो और अपनी नजरें उन पर रखें, और वहां होने वाली हर छोटी छोटी बात की मुझे रिपोर्ट करो। हाँ, मुखिया। फोन के रिसीवर से निकलने वाली आवाज अचानक अजीब लग रही थी। क्या इस बेवकूफ का पता चल गया या कुछ और?
अहम साहंग मिन भी अत्यावश्यक हो गया और उसने जल्दी से बाहर बुलाया। क्या हुआ, बोलोगे? प्रमुख, आप सही थे क्या? अहम साहंग मिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं देख सकता हूं कि केवल यू जिन हो और सेओंग जिन वू ही गेट में प्रवेश कर रहे हैं, कोई और नहीं। बिल्कुल, आखिरकार सेओंग जिन वू का परीक्षण किया जा रहा है। जैसा उसने सोचा था, उसका अनुमान सही था। एक बार भी उसकी आंतरिक भावना ने उसे ऐसी स्थितियों में निराश नहीं किया। अच्छा, अहम साहंग मिन ने अपनी मुट्ठी सचमुच कसकर भींच ली। जबकि आप लोग असंबद्ध और अनिश्चित बने रहेंगे, हम पहले कदम उठाएंगे। व्हाइट टाइगर गिल्ड निश्चित रूप से सेओंग जिन वू को आपसे दूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट टाइगर के पास दूसरे डिवीजन का प्रमुख अहम साहंग मिन था, इसीलिए। जैसे ही अहम साहंग मिन जीत के आनंद में नहाया, ह्यून की चेउल की आवाज वायुतरंगों के माध्यम से यात्रा करती रही और एक बार फिर फोन से बाहर आई। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे आपके पास जाना चाहिए, मुखिया? नहीं, वहीं रुके और कुछ देर और निरीक्षण करें। क्षमा, लेकिन क्या इससे चीफ का संदेह कमोबेश पुष्ट नहीं हो जाता? मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि कालकोठरी को खाली करने में उन्हें कितना समय लगेगा, बस इतना ही। रैंक सी कालकोठरी को साफ करने के लिए उन्हें कितने घंटे लगेंगे? एक रैंक ए हंटर को रैंक सी कालकोठरी में अकेले रहने के लिए कम से कम 2 घंटे की आवश्यकता होगी, चीफ। तो क्या हुआ? आप इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है, मुखिया? नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम वहां बिल्कुल अकेली हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। उसके रवैये में कितना तेज तेज बदलाव आया। यही कारण था कि अहम साहंग मिन कभी भी ह्यून की चेउल को नापसंद नहीं कर सका। मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और सुनिश्चित करो कि वे कब बाहर आ रहे हैं, ये देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखें, ठीक है? चैप्टर 40। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं होगा। मैं अपने फोन के ठीक बगल में रहूंगा, इसलिए अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत कॉल करें। समझ गया, मुखिया। अहम साहंग मिन ने यह सुनिश्चित करने के बाद ही कॉल समाप्त की कि उसके दाहिने हाथ वाले व्यक्ति ने उसका अनुरोध पूरी तरह से सुना है। इसी समय उसे अपनी भूखमरी महसूस हुई। मैं इस मामले पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा हूं। दोपहर के भोजन का समय कुछ समय पहले ही बीत चुका था, लेकिन ठीक है, वह सांस रोककर सेओंग जिन वू के आने का इंतजार कर रहा था और इस बीच खाना खाना पूरी तरह से भूल गया। बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि यू जिन हो की टीम यहां कब आएगी और इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए अपना स्थान नहीं छोड़ सकता था। अब जब उसे कुछ छूट मिल गई, तो अहम साहंग मिन ने स्थानीय सुविधा स्टोर पर बसने से पहले खाने के लिए जगह ढूंढने के लिए अपने आसपास देखा। हालांकि मैं भोजन के खर्चों पर कंजूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ कोई नहीं था, फिर भी वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि किसी रेस्तरां या भोजनालय में अकेले प्रवेश करना थोड़ा अजीब था। इसलिए लंबे विचार विमर्श के बाद उसने सुविधा स्टोर से कप रेमन को चुना। उसने दुकान से उपलब्ध कराया गया उबलता पानी कप में डाला और अपनी लकड़ी की चॉपस्टिक तैयार करने से पहले 3 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फिर मैं यहाँ खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मुझे बुलाने की हिम्मत कौन कर रहा है? उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो एक जाना पहचाना नाम दिखा। दाहिना हाथ, ह्यून की चियोल। अहम साहंग मिन ने चिड़चिड़ाहट से भरे हुए कॉल का उत्तर दिया। आप मुझे पहले से ही क्यों बुला रहे हैं? मुखिया, ये बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यदि आप मुझे कुछ नहीं के लिए बुला रहे हैं, तो आप अगले पूरे सप्ताह दोपहर के भोजन के रूप में एक कप रेमन के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये बात नहीं है, मुखिया। वे दोनों पहले ही गेट से बाहर आ गए। किसी फिल्म के रुके हुए फ्रेम की तरह अहम साहंग मिन का हाथ बीच हवा में जम गया, इससे पहले कि वह उसके मुंह में नूडल्स से भरी चॉपस्टिक पहुंचा पाता। क्या कहा आपने? अभी यू जिनहो और सेओंग जिन वू गेट से बाहर आए, चीफ। और वे बाकी टीम के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सचमुच, उसने वह गलत नहीं सुना। अहम साहंग मिन ने जल्दी से अपनी घड़ी की जांच की, लेकिन अभी 30 मिनट भी नहीं हुए हैं। क्या उन्होंने छापेमारी बीच में ही छोड़ दी? नहीं, मुखिया, गेट अभी हिल रहा है। यह क्या बकवास थी? भले ही अलग अलग सी रैंक वाली कालकोठरियों के बीच कठिनाई कुछ हद तक भिन्न हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कोई उनमें से किसी एक को 30 मिनट से कम समय में अकेले कर सके। फिर से जांचो, क्या गेट सचमुच बंद हो रहा है? हाँ, मुखिया, क्या मुझे कुछ फुटेज रिकॉर्ड करके आपको भेजना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अहम साहंग मिन ने कॉल समाप्त कर दी और चकित होकर खाली हवा को घूरने लगा। एक सी रैंक कालकोठरी को 30 मिनट में साफ करना, जबकि आमतौर पर एक रैंक ए हंटर को ऐसा करने के लिए 2 घंटे की आवश्यकता होती है। ये कैसी अजीब धारणा थी कि वह आदमी केवल रैंक बी है।
अपने शिक्षित अनुमान लगाने के लिए केवल उपलब्ध वस्तुनिष्ठ जानकारी का उपयोग करते हुए न्यूनतम रूप से वह रैंक ए से ऊपर है। अब यह एक अकल्पनीय रूप से बहुत बड़ा जैकपॉट था। गेट के बाहर, बड़े भाई, क्या कोई अन्य व्यवसाय है जिसे आपको बाद में करने की आवश्यकता है? नहीं, वाकई में नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी शिकार में इतनी जल्दी करते नहीं देखा। यू जिनहो आज सचमुच आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। वह पहले से ही अच्छी तरह से जानता था कि जिनवू मजबूत था, लेकिन आज वह बिल्कुल दूसरे आयाम पर लग रहा था। लेकिन वास्तव में ये पाठ्यक्रम के बराबर था। जिनवू मन ही मन हंसा। खैर, आखिरकार इस कालकोठरी में राक्षस वेयरवुल्व्स थे। शीर्षक: भेड़ियों का वध करने वाला। भेड़ियों का शिकार करने में कुशल शिकारी को दी जाने वाली उपाधि। पशु प्रकार के राक्षसों का सामना करते समय आपके सभी आंकड़े 40% तक बढ़ जाएंगे। भेड़ियों का वध करने वाला शीर्षक द्वारा दिया गया बफर निश्चित रूप से वेयरवुल्व्स के खिलाफ भी लागू हुआ। रैंक सी कालकोठरी के राक्षस उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे जब उसका स्तर पहले से ही इतना ऊंचा था? उस बफ के प्रभाव से उसे बाहर निकालने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए धन्यवाद। यू जिनहो को मृत राक्षसों से उन सभी जादुई क्रिस्टल को निकालने की कोशिश में वास्तव में व्यस्त रखा गया था। यहां तक कि उसे एचपी पोशन की 5 शीशियां भी पीनी पड़ी। उसने ये शिकायत करते हुए कई बार अपना सिर हिलाया कि औषधि से उसका पेट पूरी तरह भर जाने के बाद वह अब दोपहर का खाना नहीं खा पाएगा। वह तो है, लेकिन जिनवू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे कहीं से किसी की नजर आने का आभास हो रहा था। मुझे कोई जादुई ऊर्जा महसूस नहीं होती, इसलिए वह शिकारी नहीं हो सकता। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। यदि वह ये जानने के लिए गंभीर हो गया कि वह कौन था, तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन फिर चूंकि लक्ष्य ने किसी भी हत्या के इरादे या शत्रुतापूर्ण इरादे का उत्सर्जन नहीं किया था, इसलिए अपराधी का पता लगाने में वास्तव में लंबा समय लगेगा। ये कुछ भी नहीं हो सकता है। शायद अनिवार्य रूप से नजर जल्द ही गायब हो गई। बड़े भाई, क्या सब कुछ ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। आओ चलना शुरू करें। यहां बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। जिनवू ने आखिरी बार चारों ओर देखा और वैन में चढ़ गया। दूसरे गेट के स्थान से उसे यह महसूस नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दोनों बार जब वह प्रवेश करता था और गेट से बाहर निकलते समय भी। क्या मैं अत्यधिक सतर्क था? ये जानकर कितनी राहत मिली कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। इस बीच यू जिनहो आगे बढ़ा और माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। बड़े भाई, मुझे इस बात का सचमुच खेद है। यह उस दिन का आखिरी गेट है। अन्य लोग यहां से बहुत दूर थे। इसके बारे में चिंता मत करो। वैसे भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। सूरज अभी भी आसमान में काफी ऊपर था, लेकिन उन दोनों की हरकतों के कारण जिले में दिखाई देने वाले लगभग हर गेट का ध्यान रखा गया था, इसलिए उनका दिन यही समाप्त होना था। कड़ी मेहनत करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तुम्हारा क्या मतलब है कड़ी मेहनत करना? यह आप ही हैं, छापा मारने वाले नेता, जिसने सबसे अधिक मेहनत की है। कल मिलते हैं। अब आराम से करो। सभी को विदा करने के बाद बाकी 2 लोग वैन के ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर चढ़ गए। आइए मैं तुम्हें घर ले चलता हूं, बड़े भाई। इससे पहले कि किसी ने इस पर ध्यान दिया, यू जिनहो एक भरोसेमंद ड्राइवर बन गया था। वह पहिए के पीछे बैठा हुआ अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जिनवू ने यू जिनहो को दया भरी निगाहों से देखा। सिर्फ इसलिए कि वह गिल्ड मास्टर के पद पर मौका चाहता है, एक धनी परिवार के वंशज को अब ड्राइवर के रूप में काम करना होगा। यू जिनहो एक्सीलेटर दबाते समय तेज मुस्कुरा रहा था। इससे पहले उसे एहसास हुआ कि जिनवू उसे घूर रहा था और उसने उतनी ही तेज आवाज में पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है बड़े भाई? नहीं, कोई बात नहीं। जिनवू ने कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया, अचानक कुछ और महत्वपूर्ण याद आने से पहले, और उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। अभी ये है शाम के 4:46। दरअसल घर जाने के लिए अभी भी जल्दी थी। वह कितना भाग्यशाली था कि उसके पास अभी भी एक काम था जो वह कर सकता था। मुझे यकीन है कि यह यहीं आसपास था, कम से कम उसकी यादों के मुताबिक। जिनवू ने जल्दी से बात की। अरे जिनहो, हाँ बड़े भाई। यू जिनहो ने पेशेवर ढंग से स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए उत्तर दिया। जिस वैन पर वे दोनों सवार थे वह सड़क पर मोड़ के चारों ओर आसानी से चली गई। डिपार्टमेंट स्टोर पर चलो। डिपार्टमेंट स्टोर। यू जिनहो ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति बनाई। हाँ, चलो वहां चलें। पूर्ण रूप से हाँ, ये यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, लेकिन शिकार के दौरान मैंने इसे नोटिस किया तो ऐसा लगा, क्या वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है बड़े भाई? किसी कारण से आप हाल ही में आवश्यकता से अधिक बात कर रहे हैं।
इसने यू जिन हो के सिर को सख्ती से आगे की ओर देखने के लिए प्रेरित किया और कहीं और नहीं। मैं हमें प्रकाश की गति से वहां पहुंचाऊंगा, बड़े भाई। कृपया कसकर पकड़ें। यू जिन हो ने तुरंत अपना रवैया बदला और एक स्टंटमैन की तरह वैन चलाए, एक बार भी अपने ब्रेक पैडल को नहीं छुआ। तय करने के लिए दूरी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए वे गंतव्य पर बहुत जल्दी पहुंच गए। वैन धड़धड़ाते हुए इमारत के सामने रुक गई। सियोल के सीबीडी शहर में स्थित स्मैकडाब डिपार्टमेंट स्टोर द्वारा दिया गया समग्र माहौल देखने लायक था। जब जिन वू वैन से उतरा तो यू जिन हो ने भी उसका अनुसरण किया। बड़े भाई, हमारे गिल्ड को भविष्य में इस प्रकार की इमारत को अपने मुख्यालय के रूप में उपयोग करना होगा। आप क्या सोचते हैं? यू जिन हो ने डिपार्टमेंटल स्टोर की इमारत को देखा और आधा चुटकुला सुनाया। हालांकि कोई उत्तर नहीं मिला। यह महसूस करते हुए कि यहाँ कुछ अजीब है, यू जिन हो ने जल्दी से अपने बगल में देखा। जिन वो अब वहां खड़ा नहीं था। बड़े भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत से चारों ओर देखा, जिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। डिपार्टमेंटल स्टोर इंस्टेंट रेनगॉन में मैं 2 बार फिर से लेवल पर पहुंच गया। जिन वू को घर ले जाते हुए कदम हल्के और प्रसन्न थे। काफी समय हो गया था, लेकिन तत्काल कालकोठरी की चाबी आखिरकार हाल ही में यादृच्छिक बॉक्स से बाहर आ गई थी और उस चाबी का इस्तेमाल डिपार्टमेंट स्टोर में किया जाना था। वह सोच रहा था कि कब जाना है, लेकिन उसने आज उस स्थान पर जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त खाली समय था। जिन वू को यू जिन हो का हतप्रभ चेहरा याद आया जब बच्चा उसे खोज रहा था और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तभी उसका फोन अचानक बंद हो गया। इसका जवाब देने से पहले उसने फोन की स्क्रीन पर नंबर चेक किया, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। ये कौन हो सकता है? जब वह हाई स्कूल में था तब वह अपनी छोटी बहन की मां बनने की कोशिश में बहुत व्यस्त था और स्नातक होने के बाद उसने तुरंत एक हंटर के रूप में शुरुआत की ताकि कोई यह कह न सके कि जिनवू के परिचितों का दायरा काफी छोटा था। मुझे अनजान नंबरों से कॉल नहीं आना चाहिए। उसने केवल 1 या 2 सेकंड के लिए अपना सिर झुकाया। फिलहाल उसने इसका जवाब देने का फैसला किया। नमस्ते, नमस्ते, क्या यह मिस्टर सियोग जिन वू बोल रहे हैं? यह एक आदमी की खुली और मैत्रीपूर्ण आवाज थी। जिन वू ने यह सुनते ही फोन रख दिया। खैर, मेरे अनुभव से इस तरह की कॉल 99% है जो मुझे सामान बेचने की कोशिश कर रही है या मुझे ऋण लेने के लिए लुभाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी जैसे ही वह अपना फोन वापस जेब में रखने वाला था, फोन फिर से बज उठा और यह बिल्कुल वही नंबर था। क्या ये कोई सामान नहीं बेच रहा था? आमतौर पर ये विक्रेता लोग किसी को भी केवल इसलिए कॉल करते हैं ताकि वे अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा कर सकें, जिसका मतलब है कि कनेक्शन टूटते ही वे उसे इतनी जल्दी वापस कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों? वे इतने तेज तर्रार थे कि उन्हें एहसास हो गया कि इससे समय की बर्बादी होगी, इसीलिए। इसका मतलब है दूसरी तरफ के व्यक्ति का वास्तव में मेरे साथ किसी तरह का काम है। इसलिए उसने इस बार कॉल का ठीक से जवाब दिया। नमस्कार, मैं सेउंग जिन वू हूं। तो ये सही संख्या थी। मुझे लगा कि मैंने गलत कॉल कर दिया क्योंकि कॉल इतनी जल्दी कट गई। उद्धरण चिन्ह। जिन वू ने पूरे 2 सेकंड तक इस बात पर विचार विमर्श किया कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं, ये सोचकर कि यह कॉल बीमा बेचने या कुछ और के बारे में थी, क्योंकि उस आदमी की आवाज थोड़ी अजीब थी। लेकिन आखिर में उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा अभी माफी मांगने से मामला और खराब हो जाएगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सेल्समैन की आवाज वाले व्यक्ति ने अपना देर से परिचय दिया। मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? देर से परिचय के लिए मुझे बुरा लगा। मेरा नाम अहम साहंग मिन है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए काम करता हूँ। जिन वू के कदम अचानक रुक गए। व्हाइट टाइगर मुझे क्यों बुला रहा है? वह इस कारण के बारे में नहीं सोच सका कि व्हाइट टाइगर जैसा इतना बड़ा गिल्ड अचानक उसे क्यों बुलाएगा। हालांकि वह केवल यही सोच सकता था कि इस गिल्ड ने उस दोहरी कालकोठरी घटना में उसकी सहायता की थी, लेकिन मुझे यकीन है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वे मुझे उस दिन के मामले की जांच के लिए नहीं बुला रहे हैं। खैर, वह ना जानते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए अहम साहंग मिन को जारी रखने का मौका मिलने से पहले जिन वू ने पहले पूछा, व्हाइट टाइगर गिल्ड मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मामला फोन पर चर्चा करने के लिए थोड़ा संवेदनशील है, तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूं और आमने सामने बात कर सकता हूं? वह आदमी कह रहा था कि वह उससे मिलने आया था। उसने जिन वू को आने के लिए नहीं कहा था, इसलिए यहां मना करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। इसके अलावा उसके पास वैसे भी परसों करने के लिए कुछ खास नहीं था। क्या यू जिन हो ने यह नहीं कहा कि उसके घर पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम था? यू जिन हो ने यह कहते हुए अपनी समझ की कमी लगी कि उस दिन एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा था और सभी को बस उपस्थित होना था, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी छापे पर नहीं जा सकता था।
एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम। शैबोल के पारिवारिक कार्यक्रम के बारे में सोचते हुए जिनवू केवल 5 सितारा होटल के रिसेप्शन हॉल में आयोजित होने वाली शानदार विस्तृत पार्टियों की कल्पना कर सकता था। क्या अब उन्हें इसके लिए टीवी नाटकों को दोष देना चाहिए? किसी भी स्थिति में उस दिन के लिए तारीख निर्धारित करना आसान होगा। गुरुवार को मेरे पास कुछ खाली समय है। अच्छा, बात यह है, अगर हम अभी मिले तो क्या ठीक रहेगा? अभी। जिनवू ने समय की जांच की। फोन की स्क्रीन पर समय शाम के 8 बज रहे थे। लेकिन 8 बज चुके हैं। चिंता मत करो, मैं पास ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। आसपास, जैसे मैं आपके पास एक कैफे में हूँ। अहम साहंग मिन ने कैफे का नाम बताया। जिनवू उस जगह से काफी परिचित था। यह उसके घर के पास था, इसलिए वह अक्सर इसके पास से गुजरता था, और इतना ही नहीं, बल्कि वह इसे यूजिनहो के साथ बैठक स्थल के रूप में भी इस्तेमाल करता था। जिनवू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। यह आदमी जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ।